हिंदुस्तान में टेलीविजन की सबसे अहम पहचान है दूरदर्शन। हर साल 15 सितंबर को यौम दूरदर्शन की शक्ल में याद किया जाता है। सन 1959 में इसी दिन उस वक्त के सदर जमहूरिया जनाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दूरदर्शन की बुनियाद रखी थी। आज हिंदुस्तान के नाजरीन अपने टीवी सेट पर 1000 से भी ज्यादा टीवी चैनल्स देख सकते हैं, लेकिन कुछ अरसा पहले तक ही टेलीविजन के नाम पर सिर्फ दूरदर्शन ही मौजूद था। लोगों को आज भी वे दिन याद हैं जब मशहूर सीरियलों की नशरियात के वक्त सड़कें सूनी हो जाती थी। किंतु आपने स्वयं यहाँ आने का कष्ट क्यों किया ताश जी? मुझे बुलवा लिया होता। दूरदर्शन के लिए हिंदुस्तानियों के दिल में एक खास मकाम। दूरदर्शन के सिग्नल्स हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचते हैं। दूरदर्शन के नाजरीन सिर्फ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के शहरी ही नहीं, बल्कि दूर दराज के इलाकों में बसने वाले बेशुमार गरीब, आदिवासी, पिछड़े और जिंदगी से बेइंतहा लबरेज वे लोग भी हैं जो दूसरे चैनल्स पर अक्सर नदारद रहते हैं। दरअसल पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में भी दूरदर्शन ने एक मिसाल कायम की है। खबरें हों, तालीम या दिलजोई, दूरदर्शन ने अपने प्रोग्रामों के मयार से कभी कोई समझौता नहीं किया। आज 7 कौमी चैनल्स के साथ साथ कुल 25 चैनलों के जरिए दूरदर्शन हिंदुस्तान की हर जबान और इलाके के लिए दिन रात अपनी नशरियात जारी रखता है। प्रोग्राम मन की बात, जिसके जरिए वजीर आजम दूर दराज में बसे शहरियों के साथ भी सीधा डायलॉग कायम कर लेते हैं। आज जब मैं मन की बात कर रहा हूँ, ये सलाहियत और एजाज सिर्फ दूरदर्शन को ही हासिल है। दूरदर्शन के सिग्नल्स टेरेस्ट्रियल, सैटेलाइट, डिजिटल और OTT हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। शुरू हुआ ये सफर आज भी जारी। आज भी करोड़ों शहरी दूरदर्शन के प्रोग्राम बेहद दिलचस्पी से देखते हैं। यकीनी खबरों के लिए दूरदर्शन पर भरोसा करते हैं और दूरदर्शन से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों। हर साल 15 सितंबर को भारत दूरदर्शन दिवस मनाता है। 15 सितंबर 1959 को भारत में पहली बार दूरदर्शन का प्रसारण आरंभ हुआ। आज इस बहुत ख़ास मौके पर हमने एक परिचर्चा आयोजित की है और इसमें हमारे मेहमान हैं। हमारे साथ में आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ हैं श्री प्रदीप सरदाना, जाने माने पत्रकार हैं। फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में आपका एक बहुत बड़ा नाम। आपने दूरदर्शन के लिए भी खूब लिखा है, वर्तमान जो कमर्शियल टेलीविज़न है उसके ऊपर भी खूब लिखा है और फिल्मों के ऊपर तो लिखा ही है। स्वागत प्रदीप जी आपका इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ हैं श्री सुधीर टंडन साहब। सुधीर टंडन जी दूरदर्शन के रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं और आपका बहुत लंबी इनिंग्स हैं और बहुत अच्छे कार्यक्रम आपने बनाए, अलग अलग पदों पर भी रहे। दूरदर्शन में जब किसी 1-2 लोगों का ऐसा नाम लिया जाता है जिन पर संस्थान फख्र करता है, उनमें से एक हैं श्री सुधीर टंडन। आपका स्वागत बहुत बहुत टंडन साहब। इसके अलावा मेरे साथ में हैं श्री धीरंजन मालवीय। धीरंजन मालवीय जी दूरदर्शन और आकाशवाणी से तो जुड़े ही रहे बहुत लंबे समय तक। इसके अलावा आप BBC में भी रहे, तो आपका एक तरह से कहें तो ग्लोबल एक्सपोजर रहा है। इस कार्यक्रम में इस विषय पर बात करने के लिए, दूरदर्शन से जुड़े मुद्दों को याद करने के लिए और आज के संदर्भ में इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया धीरंजन मालवीय साहब। प्रोग्राम की शुरुआत इस तरह से कर लें क्योंकि आज टेलीविज़न हर हिंदुस्तानी का क्या हर शख्स की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है, हम सब जानते हैं। और इस डिजिटल एज में जबकि टेक्नोलॉजी का कन्वर्जेंस हो चुका है, तो एक तो ये भ्रम है कि हम चैनल को कंट्रोल कर रहे हैं, रिमोट हमारे पास में है। दूसरी तरफ इसका दूसरा पक्ष जो है कि वर्चुअल प्रोग्रामिंग तो हमारी टेलीविज़न कर रहा है, हमारी प्रायोरिटीज़ वो तय कर रहा है और एक हद तक हमारे फैसलों को प्रभावित कर रहा है। यानी कि जो फैसले हम रोज़ाना लेते हैं
वो टू ए सर्टेन एक्सटेंट टेलीविज़न से देखने के बाद में हम तय करते हैं कि एक्स नायक है, वाई खलनायक है, पसंद क्या होनी चाहिए, हम क्या खाएं, हमें कहाँ जाना चाहिए। ये तमाम जो हमारे फैसले रोज़मर्रा के होते हैं वो टेलीविज़न के ज़रिए से लिए जाते हैं। आपका बहुत तवील अरसे तक इससे ताल्लुक़ रहा है दूरदर्शन से। वर्चुअली एक मीडिया पर्सन तो कभी भी भले ही संस्थान से अलग हो जाए लेकिन मीडिया अपनी गतिविधियों से तो अलग नहीं होता। इस चीज़ को एसेस कैसे करते हैं, कैसे क्या मूल्यांकन आपका है दूरदर्शन के विशेष संदर्भ में? टंडन साहब आपसे पूछता हूँ। देखिए, मैं दूरदर्शन से सन 66 से जुड़ा हूँ। सन 66 का मतलब हुआ कि जब डेली बुलेटिन शुरू हो रहे होंगे। नहीं, बुलेटिन तो शायद बाद में शुरू हुआ है, 67 में। लेकिन उस ज़माने में जो है समझिए 66 या 67 में जिनको आज हम सीरियल्स कहते हैं, उस ज़माने में हम सीरियल करते थे, हमारे पास रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं होती थी, वो सब लाइव जाता था। अच्छा। दिन में रिहर्सल करते थे और शाम को वो लाइव जाता था और 5 कैमरा से हम करते थे। उसी एक बड़े सेट के अंदर जो है अलग अलग जो हैं वो साइट्स बनती थी कि ये कमरा है तो ये ड्राइंग रूम है, ये फलाना है, ढमका है। और जैसे भगवती चरण वर्मा का उपन्यास था भूले बिसरे चित्र, वो 17 पार्ट्स के अंदर या 17 अंकों के अंदर 45 मिनट का वो जाता था। तो वो एक रूप था। दूसरा था कि हम स्कूल टेलीविज़न करते थे। स्कूल टेलीविज़न में दिल्ली स्कूल डायरेक्टरेट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो था, उसके साथ हम करते थे। और ये एक बहुत बढ़िया एक ये प्रयोग था वो, कि जिन स्कूलों के अंदर, और बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जहाँ पे प्रयोगशालाएं नहीं थी, लेबोरेटरीज नहीं थी, तो वहाँ पे उनको केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश और सोशल साइंसेस, ये 5 सब्जेक्ट जो है वो हम स्कूल टेलीविज़न के थ्रू हम करते थे। और जो स्कूल तंबुओं में लगते थे उनको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जो है टेलीविज़न सेट प्रोवाइड करे थे और उनकी क्लासेस के हिसाब से जो है वो प्रोग्राम्स जो हैं वो टेलीकास्ट होते थे। तो दूसरा पहलू एक ये था। प्लस जो है अलग अलग किस्म के हम प्रोग्राम्स करते थे। टेली क्लब्स का उस ज़माने में एक फैशन था कि भाई कम्युनिटी व्यूइंग होती है। जैसे पहले घरों के अंदर जो है हर एक के पास टेलीविज़न सेट नहीं होता था, तो जिसके घर में टेलीविज़न सेट होता था वो एक कम्युनिटी सेंटर बन जाता था आस पड़ोस के लोगों के लिए। जी। तो उसी तरीके से कम्युनिटी सेट्स बनाए गए और कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर वो रखे गए। तो बहुत सारे इसके अंदर प्रयोग हुए, बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं, अलग अलग किस्म के। आज हमारे पास कितने 17 चैनल्स हैं, 25 चैनल्स हैं। सो आप ये देखिए वो बहुत इसके अंदर जो है बहुत बदलाव आया है। अच्छा भी है, बुरा भी है, हर तरीके की चीज़ है। बात को आगे बढ़ाते हैं। मालवी साहब, आप बताइए, आपने बहुत अच्छा एक शुरुआत बता दी कि जो प्रायोरिटी थी या उस समय जो फोकस था वो स्कूल टेलीविज़न कहिए या कि ओवरऑल अपलिफ्टमेंट सोसाइटी का एक सरोकारों से जुड़ा हुआ टेलीविज़न उस समय का था, दूरदर्शन का स्वरूप अगर मैं कहूँ। आप चूँकि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग से बहुत तवील अरसे तक जुड़े रहे हैं, बीबीसी से भी जुड़े रहे हैं जिसने तमाम दूसरे देशों में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को इन्फ्लुएंस किया है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। लोग एक आदर्श की तरह से उस संस्थान को देखते हैं। वहाँ भी आपने काम किया है और यहाँ भी आपने काम किया है। तो आप एक शायद एक कहिए कि मुकम्मल जज हो सकते हैं कि यहाँ की अच्छाई, यहाँ की वहाँ की अच्छाई, यहाँ की बुराई, वहाँ की बुराई, ये जो सफ़र है इतना तवील, वो किस तरह से आप अपने लफ्ज़ों में आप उसका मूल्यांकन करेंगे? श्रीकांत जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये सच है कि जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, बीबीसी, वह वास्तव में जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग है इसकी अवधारणा का वो जन्मदाता माना जाता है। और फिर धीरे धीरे करके बीबीसी की तर्ज पर और अनेक देशों में पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई। कनाडा का आप नाम ले सकते हैं, अपना देश भारत तो है ही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, जापान भी, ऐसे तमाम मुल्क हैं
जहां पर कि पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग शुरू हुई, और वास्तव में जो मॉडल था वो ब्रिटेन का ही मॉडल था, बीबीसी का ही मॉडल था। लेकिन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की जो अवधारणा है वो कोई वैसी निश्चित अवधारणा नहीं है। जो बीबीसी के लिए जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की अवधारणा थी वो भारत के लिए कहीं से नहीं हो सकती थी, क्योंकि भारत की जो आवश्यकताएं थी वो एक अलग तरह की थी। जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो हमारे कर्णधार थे, हमारे नेता थे, उन्होंने भी जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की अवधारणा थी उसको एक अपनी नज़र से देखा। उन्हें लगा कि अभी देश तुरंत आज़ाद हुआ है, हमें देश का विकास करना है, उद्योग नए नए आने हैं, कृषि का विकास होना है, शिक्षा का विकास होना है, और इन सब में जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है उसकी एक ज़बरदस्त भूमिका हो सकती है। तो जो ब्रिटेन की अवधारणा रही कि जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होगा वो एक प्रकार से सरकार के साथ आर्म्स लेंथ बना के रखेगा, लेकिन वो अवधारणा यहाँ की भारत की जो अपनी देश और काल की परिस्थितियां थी उसके अनुकूल नहीं थी। इसीलिए यहाँ जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर की अवधारणा आज़ादी के बाद से शुरू हुई वो हुई कि जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होगा वो वास्तव में एक प्रकार से सरकार के जो कार्यक्रम हैं, जो विकास के जो कार्यक्रम हैं, जो देश को यह हमें विकसित करना है, आगे ले जाना है, उसमें जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होगा वो भी एक प्रकार का पार्टनर होगा। और पार्टनर होना एक प्रकार से जरूरी भी था, क्योंकि वास्तव में जब आप योजनाएं बना रहे हैं, जब आप लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे स्कीम्स ले जा रहे हैं, तो जब तक कि लोगों को उसके बारे में पता नहीं होगा तब तक वो उसका लाभ भी नहीं उठा सकते। फिर बहुत सारी योजनाओं को लागू करने में पब्लिक के एक प्रकार से समर्थन की जरूरत पड़ती है, सहयोग की जरूरत पड़ती है, और उसमें फिर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जो भारत में जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की जो भूमिका रही है वो एक प्रकार से सरकार के विकास में पार्टनरशिप के रूप में ज्यादा रही है। और जो इसको आप जो ब्रिटेन या कनाडा या अन्य देशों में जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर की भूमिका है उससे हमें थोड़ा सा अलग करके देखना पड़ेगा। बहुत सारे जो अब नए चैनल आ रहे हैं जो बिल्कुल शिक्षा को समर्पित हैं, और उसमें दूरदर्शन की भागीदारी भी है, और एक जो बिल्कुल सुदूर गांव में बैठा हुआ है जहां पर के और कोई सुविधा नहीं है, स्कूल में जो सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नाम मात्र का है, लेकिन ये टेलीविजन की महिमा है कि जो देश का सबसे बड़ा विद्वान है, जो सबसे बड़ा एकेडमिशियन है, उसका जो लेक्चर है वो न केवल सुन सकता है बल्कि उसके साथ सीधा संवाद कर सकता है, उससे सवाल पूछ सकता है। तो ये जो कमाल है केवल एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर कर सकता है। दूरदर्शन की जो शुरुआत हुई है वो सिर्फ इसी मुद्दे पे हुई है कि ये जो है एजुकेशन का माध्यम होना चाहिए। जब 1959 के अंदर जो ये शुरुआत हुई है वो यही था कि ये एजुकेशन का माध्यम होना चाहिए, उसके बिना जो है ये कहीं पे बेशक वो है ही नहीं। प्रदीप सरदाना जी, सुधीर टंडन साहब और मालवीय जी दोनों एक अभिन्न हिस्सा हैं या रहे हैं दूरदर्शन और आकाशवाणी के। तो जो आपके विचार है वो जाहिर है आपने सुने होंगे। आप एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और आज की जो दुनिया है उसमें पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को प्रॉब्ली रीडिफाइन किया जा रहा है, यानी जो प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी अपने आप को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ही कहते हैं, यानी लोग जिनके सरोकार हैं और जो कहिए कि जन कल्याण के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए जो भी प्रसारण करते हैं वो चाहते हैं कि उसको पब्लिक सर्विस के डोमेन में ही शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो हम आखिरी इंसान तक पहुंचने की बात करते हैं टेलीविज़न के ज़रिए, तो अब शायद चूँकि इतने ज़्यादा चॉइसेस हो गए हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन दूरदर्शन ने शुरू कर दिया इंक्लूडिंग OTT। दूरदर्शन इज़ अवेलेबल ऑन OTT एज वेल, बिल्कुल DTS पर दूरदर्शन अवेलेबल है कि आप जुड़े हुए हैं और शुरू से जुड़े हुए हैं दूरदर्शन से। तो ऑब्जेक्टिवली क्या देखते हैं ये जो सफ़रनामा है, यानी ये केवल क्या शैक्षणिक कार्यक्रम तक महदूद रहा या फिर इसमें एंटरटेनमेंट और दूसरे तत्व भी शामिल हुए तो क्या उन्होंने लोक रुचि का ध्यान रखा, नहीं रखा? इस बारे में आपकी क्या राय? देखिए, मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि मैं 35 साल से तो मैं इसका पूरा साक्षी रहा हूँ एक ही चीज़ का। हालांकि मुझे सारी पुरानी चीज़ें भी मैं पढ़ता रहा हूँ, देखता रहा हूँ,
क्योंकि मैं दूरदर्शन पे, टेलीविज़न पे लिखने वाला देश का पहला पत्रकार हूँ जिसने टीवी पत्रकारिता शुरू की दूरदर्शन पर, जब कोई सोच भी नहीं सकता था। उस समय में जब दूरदर्शन जो है सिर्फ अपने कृषि दर्शन, चित्रहार या संडे फीचर फिल्म के लिए जाना जाता था। ये बात ठीक है कि दूरदर्शन का जिस तरह बताया टंडन साहब ने भी, 1959 में जब शुरुआत हुई तो शिक्षा, सूचना और मनोरंजन, 3 इसके वो थे। तो शुरुआत इसकी एक जनरल उस तरह हो गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन कर दिया। तो उसके बाद जो पहली बार 1965 में 15 अगस्त 1965 को समाचार बुलेटिन शुरू हुआ। उसके बाद 1967 में यानी पहले सूचना आई, 1967 में इसके बाद फिर कृषि दर्शन शुरू हुआ, उससे कुछ दिन बाद में नाटक शुरू हुए। और 2 अक्टूबर 1972 को जब मुंबई दूरदर्शन, बॉम्बे दूरदर्शन था जो उस समय वो शुरू हुआ, तो उसके साथ इसमें मनोरंजन आया। नाटक के रूप में थोड़ा मनोरंजन आ चुका था, पहले आ चुके थे, लेकिन उसके बाद जब मनोरंजन शुरू हुआ तब इसका ज़्यादा विकास हुआ। और मनोरंजन के नाम पे पहले एक तो बुधवार का चित्रहार शुरू हुआ, दूसरा संडे की, रविवार की फीचर फिल्म शुरू हुई, तीसरा एक प्रोग्राम शुरू हुआ तबस्सुम का, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। तो जब ये 3 प्रोग्राम 1972 में टेलीविजन पर आए, दूरदर्शन पर आए, तो दूरदर्शन का एकदम ज़्यादा लोकप्रियता शुरू हो गई। तो उसके बाद इसका जब दूरदर्शन शुरू हुए तो बॉम्बे दूरदर्शन के बाद मनोरंजन इसमें जोड़ा और 3 प्रोग्राम एक साथ मनोरंजन के शुरू हो गए। तो ये हाल हो गया कि जब चित्रहार आता था या संडे की फीचर फिल्म आती थी तो लोग दूसरों के घरों में जाके देखते थे और उन सबसे दोस्ती करके रखते थे कि जिसका टेलीविजन है, ये वो टीवी वाला घर है, हम वहाँ जाए, और वो पूरे उसके बिछा देते थे फर्श के ऊपर, वहाँ लोग आके बैठते थे और फीचर फिल्म देखते थे। और मेजबान को उनको चाय वाय भी पिलानी पड़ती थी। दरवाजे मैं आपको दूसरे विषय पे अब ले जाना चाहता हूँ उसमें कि ये तो ठीक है कि शुरुआत थी, और चूंकि आप ही कहने वाले थे और सुनने वाले के पास में या देखने वाले के पास में कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे, आपको वो देखता। और लोकरंजन के लिए जब आप चित्रहार दिखाते थे, फिल्मी गाने दिखाते थे, मैंने सुना यह है कि उस प्रोग्राम को कॉन्सेप्ट करने से पहले बड़ा विवाद हुआ। काफ़ी लोग चाहते थे कि ये कोई चीज़ ही नहीं कि आप चुने चुने गाने दिखा दें, ये कोई फॉर्मेट नहीं हुआ। और बाद में वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ, और शायद इसलिए, और बहुत सारे प्रोग्राम जैसे हम लोग, आपने जिक्र किया दूसरे, तो ये दिमाग में रख के बनाए गए कि हिंदुस्तानी समाज की ज़रूरतें क्या हैं और उसका एक प्रक्षेपण सही, यानी लोग देखते थे कि हाँ हमारे पड़ोस में ये तो हो रहा है। आज का टेलीविज़न जो दिखा रहा है वो शायद हमारे पड़ोस में या हमारे समाज में नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि उसमें एक एलिमेंट है एंटरटेनमेंट का और वो उसको लगातार पुल ऑन करता रहता है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। आपकी क्या धारणा है? देखिए, बात यह है, जहाँ तक टेलीविजन की बात है तो दूरदर्शन की बात है, तो दूरदर्शन ही सबसे पहले सीरियल की शुरुआत की, जिम्मेदारी के साथ की। रेलवे प्लेटफॉर्म, लड्डू सिंह टैक्सी वाला, इस तरह के पहले प्रोग्राम आए। पहले 16 mm पे बना था पहला जो सीरियल बना था, रेलवे प्लेटफॉर्म, मालगुड़ी डेज नहीं, वो तो बहुत बाद में है, शुरुआत की मैं बता, लड्डू सिंह टैक्सी वाला। फिर जो पहली बार जब मुझे लगा कि दूरदर्शन क्यों पॉपुलर हो सकता है, तो एक सीरियल आता दादी माँ जागी। उससे पहले बीवी नातियों वाली, ये लखनऊ का काफ़ी मशहूर था, वो नेशनल नेटवर्क पर पहले आया था। तो करीब 40 केंद्र उसको बन चुके थे, तब तक वो उसको कवर करते थे। तो तब मुझे लगा कि हम फिल्म जब देखते हैं तो हम अलग अलग समय में देखते हैं, अलग अलग थिएटर में देखते हैं, अलग अलग टाइम में देखते हैं। लेकिन सीरियल जब मैंने देखा कि मुझे अलवर में मेरी दादी रहती थी, तो उनसे मैंने बात की, अरे हमने दादी माँ जागी देखा। असम में मेरे कोई दोस्त रहते, उनका फ़ोन आया, दादी माँ जागी देखा। इस तरह श्रीनगर में कोई रहते, उन्होंने कहा मैं दादी माँ जागी देखा। तो मुझे लगा ये तो आने वाले दिन में क्रांति ला देगा। आप एक ही समय में एक साथ, जब पूरा देश एक साथ देखेगा इस प्रोग्राम्स को, तब तो कमाल हो जाएगा। तो तभी मुझे लगा। तो देखिए, उस सीरियल के बाद फिर जब हम लोग 7 जुलाई 1984 मुझे याद है, एक सोप ओपेरा उसको कहते थे, मैक्सिको के उसके आधार पर हुआ था। हालांकि इसका उद्देश्य वैसे ये था कि फैमिली प्लानिंग और इस तरह की समस्या को बताया जाए कि परिवार बड़ा होता है, किस तरह की समस्या आती है शिक्षा में। लेकिन वो इतना प्रोग्राम पॉपुलर हुआ कि हर घर घर में देखा लगा। उसने हमारी जो भारतीय संस्कृति थी पुरानी, उसको परिवर्तन कर दिया, रिश्तेदारों से काट दिया। तो इससे क्या एक नई शुरुआत हुई। तो इसी को देखकर ही और चैनल से शुरुआत की। लेकिन ये जो हमारी शुरुआत, उसके बाद तो बुनियाद और रामायण, तो जब रामायण ने तो जो क्रांति की आप देखिए, उस समय भी जब ये 25 जनवरी 1987 को शुरू हुआ था रामायण, और उसको बड़ा मुश्किल से शुरू हो पाया था कि दूरदर्शन के लिए बड़ा मुश्किल था सोचना कि धार्मिक सीरियल दिखा रहा है, उसमें कितनी सारी, उसकी पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते इतनी सारी विवशताएं थी कि आप सीता को किस तरह दिखाएं। मुझे याद है उसके मैं एपिसोड देखता था, आप सीता को शुरू में कट स्लीव दिखाया हुआ था, बड़ा मुश्किल था, अरे आप सीता को कट स्लीव दिखाएंगे गाँव बन जाएगा, तोड़ देंगे लोग। फिर उसके चेंज होते रहे, कितनी बार उसको चेंज किया, तब जाके वो शुरू हुआ। और बड़ी हिम्मत करके दूरदर्शन दिखाया था उस रामायण को। लेकिन रामायण ने जो रिकॉर्ड बनाया, उसके बाद तो महाभारत आ गया, फिर 2 अक्टूबर 1988 को अगले साल। फिर तो जो शुरू हुआ, फिर दूरदर्शन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आप देखिए कि मैं अगर मोटे तौर पर भी देखूँ तो 1975 से लेकर 1995 तक सिर्फ एक ही चैनल था दूरदर्शन। आज हमारे यहाँ 1000 चैनल हैं।
जिसमें न्यूज़ चैनल भी है, एंटरटेनमेंट चैनल भी है। लेकिन उस समय एक ही चैनल था जो न्यूज़ भी देखता था, एंटरटेनमेंट भी देखता था, स्पोर्ट्स भी दिखाता था, 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त की ये भी दिखाता, प्रोग्राम भी दिखाता था, अभी भी दिखा रहा है। उसके अलावा स्पोर्ट्स दिखाता था, और इसके अलावा बाकी जो और भी सारी चीज़ें, अब आकाश से देखिए, अंतरिक्ष से, स्पेस से दिखा रहे हैं, पूछ रहे हैं हमारा भारत कैसे लगता है। कोई नहीं भूला आज तक कि जब राकेश शर्मा वहाँ से बोलते हैं प्रधानमंत्री को कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो आप देखिए, एक और उसके अलावा अखिल भारतीय गीत संगीत के कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, तो इतना कुछ एक दूरदर्शन के चैनल में होता था जो आज 1000 चैनल में हमको नहीं मिलता। आप समाचार भी पूरी तरह दिखाते थे, आप हर चीज़ पूरी तरह, पहले एक बुलेटिन आता था आधे घंटे का समाचार का, हिंदी का शुरू हुआ, फिर इंग्लिश शुरू हुआ। आज इतने चैनल भी देखा जाए उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जहाँ तक पहुँच की बात है, आज भी 92% पॉपुलेशन तक हमारा दूरदर्शन पहुँच रहा है। दूरदर्शन की अपनी सीमा है, सबसे बड़ी तो ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, ये बड़ी सीमा है। अभी लॉकडाउन पीरियड के अंदर रामायण के अंदर या महाभारत के अंदर या श्री कृष्णा ने पहले से जो ओरिजिनल फर्स्ट टेलीकास्ट था उससे भी कहीं ज़्यादा व्यूअरशिप पाई और टीआरपी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जो बताता है कि दूरदर्शन का आज भी कोई सानी नहीं है। आप इतने लोग आ गए, नए लोग आ रहे हैं, लेकिन दूरदर्शन ने वो कर दिखाया आज भी। तो आज भी अच्छे कंटेंट हो तो दूरदर्शन आज भी हमारा सबको बीट कर सकता है, ऐसा नहीं है। दोस्तों, दूरदर्शन आपकी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहा है। ज़रा सोच के देखिए, जब वो दूरदर्शन का लोगो बजता था और नीचे आता था सत्यम शिवम सुंदरम, भारत की कहिए कि आद्य चेतना, बुनियादी संदेश भारत का। इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम रहे होंगे जो आपने देखे होंगे। कंटेंट ही बुनियादी तौर पे एक ब्रॉडकास्टर के लिए अहम चीज़ है। एक तो क्या कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है, और दूसरी बात किस तरह से उसको पेश किया जा रहा है। जो कहानियाँ, जैसे आपने भगवती चरण वर्मा का उदाहरण दिया कि आपने उनके उपन्यास को चुना, आज अगर आप कितना भी धन और संसाधन लगा दें, क्या उन क्लासिक्स को लेकर अगर बनाएंगे तो उसके लिए वो व्यूअरशिप क्रिएट कर पाएंगे। शुरुआत में ये आग्रह रहा है दूरदर्शन का खासतौर पर, बल्कि सभी लोगों का जिनके सामाजिक सरोकार रहे हैं, कि वो चीज़ें दिखाई जाएं जिनका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से हो। धीरे धीरे जैसे जैसे टेलीविज़न चैनल्स बड़े हैं, शायद कंटेंट के मामले में यहाँ समझौता कुछ हुआ, ऐसा हमें लगता है। आपका चूँकि क्षेत्र है, आपकी विशेषज्ञता है, आप क्या सोचते हैं? जो आपने कंटेंट की बात करी और फिर आपने कहा कि उसको कैसे पेश करा जाए, दैट मीन्स प्रेजेंटेशन। 70s के अंदर तो मैं अपना ही एग्जांपल एक आपको दे सकता हूँ कि हम ऐसे डेयरिंग प्रोग्राम्स करते थे जो आज भी शायद संभव नहीं हो, और उस ज़माने में उसकी एक्सेप्टेंस थी। लेकिन उस ज़माने में हम इनोवेटिव थे। हर नई चीज़ को अगर टेस्टफुली अगर आपने प्रेजेंट किया है तो उसका एक्सेप्टेंस था। आज जो है, और उसके लिए क्या चीज़ चाहिए, एक आपको कंटेंट चाहिए और दूसरा आपको जो है उसको पेश करने वाला स्किल्ड डायरेक्टर, कैमरामैन, मतलब स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। आज जो है वो शायद यहाँ पे कमी है, तो कहीं पर नहीं है कोई। हाँ, और वो जो है, जो आपने कहा कि जो है रियलिटी जो है, जो वास्तविकता है, आप ये देखिए कि आज हमारी ज़िंदगी में आक्रोश कितना है। आज हमारी दूरदर्शन की जो समस्या है वो ये है कि पिछले 17-18 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। पहले जो रिक्रूटमेंट था वो डिसिप्लिन के हिसाब से था कि भाई अगर आपका जो है, हमें डांस चूँकि दिखाना है या संगीत दिखाना है, तो उसका प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो है वो कौन होगा, जिसका कि वो विषय रहा हो, उसको हम फिर उस तरीके से ट्रेन करेंगे दूरदर्शन विधा के अंदर। जो ड्रामा का प्रोड्यूसर था उसका ड्रामा का बैकग्राउंड होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये आपने ये बात कही तो एकदम ये सवाल ये आता है, जिज्ञासा मेरी है कि जब आप आज के न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो क्या आप उनको ड्रामा में ट्रेन करते हैं या न्यूज़ प्रेजेंटर के रूप में ट्रेन करते हैं? ये भी तो होता है ना कि जिस डिसिप्लिन में आपकी ट्रेनिंग रही हो उससे जो है आप करप्ट भी तो हो सकते हैं ना। तो चलिए, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका बहुत बड़ा अनुभव न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में रहा, और वही बात मालवीय साहब के साथ में भी रही कि न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स से बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे, और इसलिए भी चूँकि बीबीसी से भी जुड़े रहे। ऐसे आपको कोई याद आता है कभी बीबीसी में हुआ हो या कभी दूरदर्शन में हुआ हो, जबकि आपने किसी को आप सादर आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में और बुला के उसको बाकायदा आपने खूब बेइज्जत किया जितना लगे, ऐसा कोई ख्याल, कोई मेमोरी में आपकी है? श्रीकांत जी, ऐसा है कि जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की अवधारणा है और उस अवधारणा के अंदर
जो समाचार की अवधारणा है उसमें इस तरह की किसी भी चीज़ की गुंजाइश है ही नहीं। अगर समाचार की जिस अवधारणा को हम लोगों ने ग्रहण किया था उसमें यह था कि हमें जो कुछ भी समाचार दिखाना है सत्य दिखाना है, संपूर्ण दिखाना है, बहुत ही वस्तुपरक यानी ऑब्जेक्टिव होकर के दिखाना है। और अगर उस घटना के 2, 3, 4, 5 जितने भी पहलू हो सकते हैं तो हर पहलू का एक विशेषज्ञ हमारे पास होगा और वो जो विशेषज्ञ होगा वो फिर लोगों को एक संपूर्ण जानकारी दे देगा। और जो हमारा एंकर होता था वो एक प्रकार का मेडिएटर करता था बिटवीन, हम कह सकते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं और हमारे जो एक्सपर्ट जो इनवाइटेड हैं। और कोशिश ये होती थी कि हमारा जो व्यूअर है, हमारा जो दर्शक है, उसको उस घटना के जितने भी पहलू हैं उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। फिर हमारा जो भी एंकर होता था उसको ये हिदायत होती थी, हिदायत देने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, उसकी जो कार्य संस्कृति का वो हिस्सा होता था कि आप जब घर जाएं, अपने दोस्तों के बीच जाएं, तो आपकी कोई भी राय हो सकती है किसी भी राजनीतिक घटना के ऊपर में, लेकिन जैसे ही आप दूरदर्शन के अहाते में प्रवेश करते हैं फिर आपकी कहीं कोई राय है ही नहीं, संस्था की कहीं कोई राय है ही नहीं। हमारा काम है कि किसी विषय पर अलग अलग राय रखने वाले जितने लोग हैं उनकी बातों को हम पेश कर दें और उसके बाद हम जो है दर्शकों पर छोड़ दें कि वो जो है अपनी राय कैसे बनाते हैं। अगर एक एंकर के रूप में हम अपनी राय अगर दर्शकों पर थोपते हैं तो कहीं से ये एक प्रकार से दर्शकों की जो बुद्धिमत्ता है उसका अपमान है, उनके इंटेलिजेंस का एक सीधा इंसल्ट है कि एज इफ के आप अपनी कोई धारणा बना ही नहीं सकते क्योंकि हमारे सामने कैमरा है, हमारे सामने माइक्रोफोन है, इसलिए मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं मैं दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान आदमी हूं। कम से कम जो हमारी जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग की अवधारणा है उसमें ये कहीं से ऐसी चीज आती ही नहीं। आप एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं, एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और टेलीविज़न और फिल्म दोनों पे लिखते रहे हैं, दूरदर्शन ही पे नहीं बल्कि आपने दूसरे चैनल्स और दूसरी पत्रकारिता पे भी खूब लिखा है। इस चीज़ को आज की जो स्थिति है, जो सिनेरियो है आज का, खासतौर पे न्यूज़ चैनल्स में, वो आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, न्यूज़ चैनल जो है टीआरपी के सारे खेल में लगे हुए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा टारगेट है टीआरपी। जब आप न्यूज़ चैनल कहते हैं हाँ। तो आपको स्ट्रिक्टली न्यूज़ चैनल की तरह से आपको चलना होगा, ये अपेक्षा की जाती है। और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है जो भारत सरकार या मिनिस्ट्री ऑफ आई&बी ने तय की हुई है, दैट अप्लाइज टू ऑल चैनल्स इंक्लूडिंग डीडी न्यूज़। ठीक है, सारी सबके बनाए हुए सब कुछ, लेकिन फिर भी आप देखिए आज किसी चैनल को आप अगर बंद कर देते हैं, किसी बैन लगाते हैं, शोर मच जाता है कि साहब लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इसलिए चैनल मनमानी करने, खूब मनमानी करते हैं। आप उनको कहते रहिए, नोटिस भेजते रहिए, 1 दिन का 2 दिन का बैन लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। आप देखिए आजकल क्या है कि मैंने देखिए वो दौर भी देखा, सिर्फ प्रिंट मीडिया थी और अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ऑनलाइन है, मैं तीनों पत्रकारिता के उससे गुजरा हूँ और अभी लगातार तीनों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्राइवेट चैनल के साथ, न्यूज़ चैनल के सबके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आजकल जो कलाकार हैं वो क्या करते हैं, कोई भी कलाकार आएगा, साहब मेरे पास 5 मिनट है, आपने जो बात करी जल्दी से कर लीजिए, तो आप सब लोग जल्दी से बात करते हैं, उसकी गाड़ी के पीछे भागते हैं, पीछे भागते हैं। तो ये जो दौर शुरू हुआ है उससे पत्रकारिता का स्तर गिरा है। आप ठीक है रिपोर्टिंग कीजिए, आप नई चीज़ लाइए, लोगों को बताइए, दर्शक चाहते हैं नई चीज़ आपको मिले, वो गलत पॉइंट है। बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। हमारे साथ टंडन साहब हैं और मैं एक बहुत अहम चीज़ जो पे उनसे जानना चाहूँगा, शायद याद वो भी करना चाहेंगे कि प्रेसाइजली 2 जुलाई 1995 को एक घटना हुई थी दिल्ली में, जबकि एक महिला को तंदूर में जला के मार दिया गया था और वो कार्यक्रम उसी दिन यानी 95 जब बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी और एक बड़ा एक्सपेरिमेंट वो हुआ था। वो चीज़ अगर आप याद आपको आती है, आप बताएं किस तरह का क्या शेयर हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहें। उसमें ऐसा था कि आप ही उसके प्रोड्यूसर थे। आपके उसमें तो ये जो है जब ये खबर सामने आई तो भाई श्रीकांत जी को ही लगाया कि भाई जाके जो है इसके ऊपर प्रोग्राम बनाओ। और पहली दफ़े ऐसा हुआ, ने कहा कि भाई रात को जो है ये घटना घटी थी और हमें सुबह पता लगा, तो तुरंत ही जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना का वो एरिया था जिसके अंदर ये केस आया था, क्योंकि अशोक रोड पे ये घटना घटी थी होटल के अंदर। तो वहाँ से कांटेक्ट करके और हम इसको जो है रिक्रिएट करेंगे,
पूरे इंसिडेंट को रिक्रिएट करेंगे और टाइम भी वही होना चाहिए जिससे कि ऑथेंटिक बात लगे। तो इन्होंने जो है वो पुलिस वालों के साथ मिलके जो महिला का जिनके साथ ये कांड हुआ था उनके घर गए, वहाँ पे शूटिंग करी। जिसने ये कांड करा था, जो सहयोगी था, जो पकड़ा गया था, उसका इन्होंने इंटरव्यू करा थाने के अंदर। जो कांस्टेबल जिसने ये देखा था उसको करा गया, उसने वो रिक्रिएट करा उसी तरीके से, होटल से जो है दीवार को फांद के उसने करा, सब कुछ इन्होंने करा। अब हमारा जब प्रोग्राम तैयार हो गया, मैंने ये ठीक समझा कि मैं अपने डीजी को इसकी सूचना दूं जिससे कि ही शुड नॉट बी टेकन अबैक। तो हमको जो है ये ऑर्डर्स मिले कि भाई ना तो इसके अंदर जो है विक्टिम का नाम आए, उसकी आइडेंटिटी रिवील हो, और ना ही जो जिसने क्राइम किया है, परपेट्रेटर है, उसकी आइडेंटिटी हो। तो हमने कहा सर फिर स्टोरी में बचा क्या? कहने लगे नो, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। अच्छा जी, खैर दोबारा से उसको री एडिट करा गया। ये हुआ कि भाई एक जगह पे इस तरीके की घटना हुई है और ये वास्तविक है क्योंकि पुलिस वाला ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। उसके 2 घंटे के बाद, हमारे टेलीकास्ट के 2 घंटे के बाद जो है पता लगा हमारे DD3 पे कोई एक प्राइवेट प्रोड्यूसर थे, उन्होंने इसी घटना के ऊपर जो है सिर्फ न्यूज़ रिपोर्ट करी है, उन्होंने कोई रिक्रिएशन नहीं करा, रिपोर्ट करी है और उसके अंदर बाकायदा इन सबके नाम भी ले लिए। फिर हमने डीजी को फ़ोन करके कहा सर ये क्या हुआ? तो उन्होंने सिर्फ 2 टूक जवाब दिया, फॉरगेट इट। उसके 3-4 दिन के बाद जो है वो न्यूज़ ट्रैक रिलीज़ हुई। उसके अंदर जो है यही स्टोरी उसी तरीके से रिक्रिएट करी गई, पर वो रियल कैरेक्टर नहीं थे हमारे वाले में। लेकिन उसके अंदर जो है जिस व्यक्ति ने उसका रिव्यू लिखा, उसने कहा कि जी ये तो बहुत बड़ी घटना हुई दूरदर्शन टीवी के इतिहास में, इस तरीके से रिक्रिएट किया गया। उसको जो है रिपोर्टर को जो है वो बुलाया हमने कहा कि भाई ये देखो, इससे जो है न्यूज़ ट्रैक से पहले ही हमने ये चीज़ करी थी, ये सारी चीज़ करी कई दिन पहले, और उसने जो है थैंक्स टू दैट मैन, उसने जो है फिर रिट्रैक्ट करा अपने नेक्स्ट कॉलम के अंदर कि नहीं जी दूरदर्शन ने ये चीज़ पहले करी थी। तो उसका वो है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, दूरदर्शन में उर्दू न्यूज़ बुलेटिन करवाने वाला मैं शख्स हूँ। हमको जो है ये ऑर्डर मिला कि 1 हफ्ते में हमें न्यूज़ बुलेटिन उर्दू का शुरू करना है। अब सवाल ये हुआ कि इतनी जल्दी, और दूरदर्शन में कोई भी व्यक्ति कैमरा के आगे आए तो उसका ऑडिशन होना बहुत ज़रूरी है। 1 हफ्ते में हम नोटिस कैसे डालेंगे, लोगों को बुलाएंगे कैसे, उनसे एप्लीकेशन कैसे लेंगे और उनका ऑडिशन कैसे करेंगे। फिर जो है कुछ करके सेंट स्टीफेंस कॉलेज के एक मकान के अंदर जो लोग भी, जिनको भी हम लोग जानते थे, उर्दू वालों को कांटेक्ट किया कि भाई किसी को भेजो। उनको वहाँ पे एक ऑडिशन करा, उसमें से जो है शॉर्ट लिस्ट करा, फिर जाके उनका कैमरा ऑडिशन करा, तब जाके हमारा न्यूज़ बुलेटिन बिल्कुल शुरू हुआ। और बल्कि मैं बल्कि ये और जोड़ना चाहूँगा कि डेफ एंड डम का बुलेटिन ये भी एक दूरदर्शन ही की एक इनिशिएटिव, बड़ा इनोवेटिव है, और ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ही कर सकता है, वही कर सकता है। और ये भी मैंने करा था। बहरहाल वक्त हमें इतनी ही इजाज़त दे रहा है, बातें बहुत रोचक बातें हम लोग मिली। आपने भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया सदाना साहब, मालवी साहब, आपने भी। ये मालूम है कि अब हम उस वक्त में जी रहे हैं जहाँ पर टेलीविज़न और ये कहिए कि कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी इनेविटेबल हो चुकी है, और हमारे जीवन को प्रभावित करने में ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी भूमिका एक निभा रही है। दूरदर्शन दिवस के मौके पर आप हमारे साथ रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सफ़र दूरदर्शन का पुराना हो चुका है और हम आपको वायदा करते हैं कि जितनी कोशिशों के साथ में दूरदर्शन आज भी जुटा हुआ है, ज़्यादा चैनल्स को लेकर आ रहा है, अपने कंटेंट में, प्रोग्राम्स के कंटेंट में लगातार इम्प्रोवाइजेशन कर रहा है, और इस फिक्र के साथ में कर रहा है कि चूँकि वो आप हमारा हिस्सा हैं और हम आपका हिस्सा हैं, यानी हम अपने समाज की सरोकारों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों को बनाते हैं। हो सकता है कुछ लोग इससे इत्तेफाक ना करें, लेकिन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ये दूरदर्शन की जिम्मेदारी भी है, और दूरदर्शन आज भी यही कोशिश कर रहा है कि वो अपनी जिम्मेदारियों पर खरा उतरे।
आपका ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप तमाम मेहमान, टंडन साहब आपका, प्रदीप सरदाना जी आपका, और मालवीय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी इस खास प्रोग्राम के लिए। धन्यवाद।